एसीबी ने आज दौसा के लालसोट में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ ने परिवादी मनमोहन बैरवा से 1,30,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसके बाद परिवादी ने एसीबी को इस पूरे मामले की शिकायत दी। शिकायत के बाद एसीबी ने जब मामले का सत्यापन करवाया तो आरोपी पटवारी ने 5,000 की रिश्वत ले ली, जिसके बाद आज परिवादी 25,000 की रिश्वत देने के लिए गया था। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया। रिश्वतखोर पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक 1,30,000 की, जिसमें 30,000 तो थे उनको बेदखल नहीं करने के और 1 लाख थे तो उनको नियमित करवा देगा। इसी बात पे परसों हमने सत्यापन कराया था, तो वक्त सत्यापन उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए थे विक्रम सिंह राठौड़ जो पटवारी है लालसोट हल्के का, और 25,000 आज लेते हुए हमने उसको रंगे हाथों रेड कर लिया। अलवर की राजगढ़ पुलिस ने महिला से 35 लाख नगद और जेवरात की ठगी करने वाले फर्जी एसडीएम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी विशाल जांगीड़ सीकर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को महिला परिवादी ने विशाल जांगीड़ के खिलाफ फर्जी एसडीएम बनकर विश्वास में लिए झांसा देकर 35 लाख रुपए नगद और जेवरात की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी। बाद में पुलिस ने दबिश देकर फर्जी आरएस अधिकारी विनोद जांगीड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस की शुरुआती जांच में कई और धोखाधड़ी के मामले उजागर हुए। शीला जांगीड़ के खिलाफ झुंझुनू और सीकर में कई थानों में चोरी और धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज हैं। फर्जी आरएस अधिकारी बनकर लोगों को सस्ते प्लाट दिलाने के नाम पर लेकर राजगढ़ की महिला से सस्ते मकान भूमि दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए हड़पे। उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमने फर्जी आरएस अधिकारी विशाल कुमार जांगीड़ पुत्र विजय कुमार जांगीड़ को सीकर से दस्तयाब किया। दस्तयाब करके श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया। मरुधरा में क्या हो रहा है? जी हां, इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि यहां पर ये क्या हो रहा है। पहली तस्वीर भरतपुर की, जहां एक रेप पीड़िता इंसाफ ना मिलने पर आत्मदाह की कोशिश कर रही है। दूसरी तस्वीर अजमेर की, जहां 11 साल की मासूम से पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। जबकि चूरू में 2 दरिंदों ने नाबालिग के साथ रेप किया। भरतपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की, परिजनों ने भी आत्मदाह की कोशिश की। आईजी ऑफिस के बाहर यह आत्महत्या की कोशिश की गई, केरोसिन तेल डालकर। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग और महानिरीक्षक से मिलने की कोशिश, लेकिन महानिरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। पीड़ित के परिवारजनों ने दफ्तर के बाहर आकर केरोसिन खुद पर डाल लिया। अजमेर जिले के पुष्कर थाना इलाके में 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये वारदात पुष्कर के पास खोरी गांव की पहाड़ियों की है। सोमवार सुबह बकरियां चराने निकली मासूम जब शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी देर तलाशने के बाद पहाड़ियों पर पहुंचे ग्वालों ने मासूम के शव को देखा। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर मोर्चरी में रखवा दिया। मृतका के सिर पर पत्थर की चोट के भी निशान मिले हैं। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं चूरू के सुजानगढ़ में ठरडा रोड की रहने वाली एक महिला ने नाबालिग बेटी के साथ पुलिस में गुहार लगाई। इस महिला ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार होने की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने 2 युवकों पर इसकी बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो चूरू की यह घटना है, जहां पर एक मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और उसने 2 लोगों पर आरोप लगाया कि उसने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब नर्सिंग कर्मियों के हल्ला बोल की बात। अप्रैल में हटाए गए यूटीबी नर्सेस के समर्थन में विरोध तेज हो गया। आज अजमेर में जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे काम का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गंगा शरण जातव ने सेवा मुक्त किए गए यूटीबी नर्सेस को दोबारा नौकरी पर रखने की मांग की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में एक तरफ नर्सेस की भर्ती की जा रही है तो दूसरी तरफ सालों से अपनी सेवाएं देने वाले
यूटीबी नर्सेज को हटाया जा रहा है। इनको नर्सिंग भर्ती 2018 में पद सृजित करते हुए इनको नियमित नहीं करती है तो हमको मजबूरी में पूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर होना होगा। इसके लिए समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और चिकित्सालय प्रशासन की होगी। उदयपुर प्रशासन ने फूड पॉइजनिंग मामले को गंभीरता से लिया। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और कलेक्टर चेतन देवड़ा ने आज एमबी अस्पताल पहुंचकर भर्ती मरीजों से मुलाकात की। आपको बता दें कि कल निर्जला एकादशी पर कांगनी आटे का खाना खाने से 150 लोग से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल भर्ती करवाया गया। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि एमबी अस्पताल में 144 लोगों का इलाज चल रहा है और इस मामले को लेकर फूड इंस्पेक्टर को अलर्ट कर दिया गया। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से कांगनी का आटा दुकानों पर सप्लाई हुआ। साथ ही कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। वहीं फूड पॉइजनिंग मामले में उदयपुर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर से निर्देश मिलने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी अपनी टीम के साथ बाजार में निरीक्षण के लिए पहुंचे। टीम ने एक होलसेल दुकान से सैंपल कलेक्ट किया। बताया जा रहा है कि इसी दुकान के अधिकांश रिटेल शॉप पर कांगनी का आटा सप्लाई हुआ था। साथ ही जगदीश चौक और उसके आसपास के इलाकों से रिटेल दुकानों से भी सैंपलिंग की गई। इन सैंपलों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कल निर्जला एकादशी पे लोगों ने कांगनी का आटा का जो सेवन किया उससे बीमार हुए और महाराणा भोपाल चिकित्सालय में एडमिट हुए। उस क्रम में रात को भी हमारी टीम ने एफएसओ ने कार्रवाई करी थी और आज सुबह जो रिटेलर हैं उनसे सैम्पलिंग करी 3 दुकानों की और एक होलसेलर के वहाँ से सैम्पलिंग करी है जहाँ से आटा गया था। तो जो एफएसओ एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट जिस तरह से आती है उसके अंतर्गत उसके कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के मुंगाना सब स्टेशन पर बिजली के बिल जमा कराने पहुंचे किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस बारे में सहायक अभियंता को भी अवगत कराया गया लेकिन कुछ खास जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि सब स्टेशन पर कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट पिछले 2 साल से खाली है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आए दिन बिजली की समस्या को लेकर धरियावाद उपखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। खड़े यहाँ 11 बजे तक आने का ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे हैं? या अभी आते यूं करते। बिल टाइम से भरने के लिए आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे? घंटे से यहाँ पे लेट है हम, क्योंकि 10 बजे हमारा बिल भरने का टाइम है। आप कितने बजे से खड़े हो यहाँ पर? हम यहाँ पे 8 बजे से खड़े। ये क्या बोल रहे हैं बिल के लिए? आ रहे ये पूरे। वैक्सीनेशन के लिए दरगाहों के जरिए पूरे मुल्क में बड़ी मुहिम शुरू की जा रही है। इसके लिए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने मुहिम छेड़ी है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की ओर से वैक्सीनेशन के लिए देश भर में बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई। सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल वैक्सीन पर गलतफहमियों को दूर करने और वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए आगे आई है। काउंसिल ने वैक्सीन नो एंट्री की मुहिम की शुरुआत की और अजमेर दरगाह से आए सज्जादा नशीन के साहबजादे और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन ने बताया कि मौजूदा दौर में यह मुहिम बहुत मायने रखती है। आज की मुहिम जयपुर के दरगाह मीरजी के बाग में शुरू की गई। इस मुहिम में शहर और प्रदेश के कई बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन मौजूद रहे। कोविड-19 लाइन्स की वजह से सैकड़ों सज्जादा नशीन को ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया। पोस्टर का विमोचन करके इस मुहिम का औपचारिक आगाज किया गया। और मौके पर दरगाह के जिम्मेदारों से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। गलतफहमियां इंसान की सोच को बहुत ज़्यादा बदल देती हैं। वैक्सीन को लेकर के हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें जारी हैं जिनसे लोगों के जहन में डर बैठ गया है। इस डर को जड़ से बाहर निकालने के लिए हिंदुस्तान की सूफीज़्म से जुड़ी हुई उन तमाम बारगाहों ने अब आवाज़ उठाई है और तमाम ऐसे जिम्मेदार सज्जादा नशीन आज जयपुर में जुटे हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाए और इन बारगाहों से वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचाया जाए कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है और गलतफहमियों से बाहर आना कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि अजमेर दरगाह से लेकर के जयपुर की तमाम और हिंदुस्तान की बड़ी दरगाहें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और एक बड़ी मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है जिसमें साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि अब सख्ती बरतनी होगी। जिस तरह से पहले नो मास्क नो एंट्री था, अब नो वैक्सीन नो एंट्री की तर्ज पर आगे बढ़ना होगा। अब एक बड़ा देखा जाए तो मुद्दा है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया हमें देख रही है। अब ऐसे में हमारा रिएक्शन क्या होता है बहुत मायने रखता है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है आज, और दूसरी मुल्कों में अगर हम जाके देखें तो मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे वैक्सीनेशन के लिए इतना दुष्प्रचार हो रहा हो जितना हमारे यहाँ हो रहा है।
क्योंकि हमारे यहाँ देश विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही हम दरगाही लोग, खानकाही लोग आगे आए, क्योंकि ये वैक्सीन किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती है, किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखती है, किसी पार्टी से नहीं। ये मानवता के लिए बनाई गई है, मानव जीवन को बचाने के लिए बनाई गई है और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये सजेशन दिया है। हमारे अजमेर की जो इंतजामिया कमेटी है उनसे भी हम ये बात रखेंगे कि हर दरगाह पे और तमाम देश की दरगाहें जो हमसे काउंसिल से भी जुड़ी हुई हैं, वो हर दरगाहों पे ये मैसेज दें अपने श्रद्धालुओं को, आने वाले लोगों को, कि नो वैक्सीन नो एंट्री। और अगर बाय द वे कोई आ जाता है तो अपने दरगाहों के गेट पे वहाँ पर एक काउंटर स्थापित करें कि वैक्सीनेशन करा के ही आदमी अंदर जाए, अगर कोई बिना वैक्सीनेशन कराए आया है तो। वैक्सीनेशन मुफ्त कराया जा रहा है। आप इस काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान में। क्या आप मुहिम चलाएंगे? कैसे इस काम को ग्रास रूट लेवल पर जो अगर देखा जाए तो अंजाम इसको देंगे? अभी आपको हमारे चेयरमैन साहब ने बताया ही है। मैं ये चाहूँगा कि खाली बात करने से ही बात ख़त्म ना हो जाए, उसको हम अमल में लाएं। जैसे कि हमने सोचा है कि हम जाके गाँवों में और वो करेंगे, इसकी अवेयरनेस पैदा करेंगे तो सच में वो हो काम और सही हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि खाली हमारा ही कंट्रीब्यूशन काफ़ी नहीं होगा इसमें, जब तक कि हमें राज्य सरकार द्वारा, कोई लोकल प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिलेगा तो हम नहीं कर सकते। हम गाँवों में अलग जाके वो नहीं कर सकते। कोई हमें ऐसी सुविधा हो कि हम गाँवों में जाएं, या जैसे हमने सजेशन दिया है कि आप एक कमेटी बना दीजिए और उस कमेटी के ज़रिए हम गाँवों में जाके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के गाँवों में जाके वहाँ लोगों को समझाएंगे कि भाई आप जो है इस टीके को लगवाइए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसे गंभीरता से लिया जाना ज़रूरी है और जो वैक्सीनेशन को लेकर के गलतफहमियाँ हैं उसे दूर करने में बहुत ही अहम इस मुहिम का रोल हो सकता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान के तहत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आने वाले जायरीन के लिए दरगाह कमेटी की ओर से खास अपील की गई है। कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान ने दरगाह आने वाले जायरीन से अपील की है कि वो सबसे पहले कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं और फिर दरगाह में प्रवेश मास्क पहनकर ही करें और सामाजिक दूरी की पालना करते हुए इबादत करें। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर खुद के साथ ही परिवार और समाज की रक्षा करें। जब राजस्थान के अंदर दरगाह, मंदिर, मस्जिद सब खुलने वाले हैं तो मेरी सभी देशवासियों से गुजारिश है कि वो अजमेर दरगाह आवें तो नो मास्क नो एंट्री और कानून का पालन करें और कानून का ध्यान रखते हुए और अजमेर दरगाह शरीफ आएँ और फिर दोबारा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर वार किया और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। यहाँ के बड़े बड़े देशों ने भी इसको जिस तरह से फेस किया है उस सच्चाई को देश और दुनिया जान रही है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से हिंदुस्तान जैसे 130 करोड़ के मुल्क में इस कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए जो पहले टाइम पर जो लॉकडाउन किया और उसके बाद तैयारी की और उसके साथ ही उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम जो किया वो वैक्सीनेशन बनाने का। वैसे जो कांग्रेस के लोग आलोचना करते हैं उनसे इतना ही पूछो कि तुमने 50 साल तक दिल्ली में राज किया
तुमने 50 साल में इस मेडिकल डिपार्टमेंट को कितना ताकतवर बनाया और क्या इसकी दुर्गति हुई है। अब मैं इस राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुम ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें जनवरी में कितनी वैक्सीन मिली और तुमने कितनी लगाई, फरवरी में तुमको कितनी मिली और कितनी लगाई, और मार्च में कितनी मिली और कितनी लगाई। वास्तव में सरकार की सारी जो असफलता थी वो केंद्र की ओर डालने का प्रयास करते हैं, जबकि केंद्र ने आपको हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया। कोरोना के अंदर राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कोरोना की आड़ के अंदर जो संभावित विद्रोह है, जिसका वायरस पूरी कांग्रेस में फैल चुका है, आज के दिन भी 13 निर्दलीय विधायक और 6 बसपा से आए विधायक अपनी बैठक कर रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी इस आड़ के अंदर कि मैं अभी 2 महीने आवास से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इस मंत्रिमंडल को विस्तार को टालना चाहते हैं, जिससे विस्फोट आने वाला विस्फोट संभव है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वीसी के जरिए कार्य समिति की बैठक से वो जुड़ी और राजे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश कार्य समिति की सेमी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की और कोरोना काल में हर मोर्चे पर विफल रही कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की। और प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। इस बीच निर्दलीय विधायकों ने बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में 13 विधायक शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। इस बैठक से पहले गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि मैं सीएम गहलोत के साथ था, हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को जिंदा रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जिस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट का नाम लेकर उन पर सीधा हमला बोला। सियासी घमासान के बीच निर्दलीय विधायक कल बैठक करने वाले हैं। हमारे साथ में निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। रामकेश जी, कल मीटिंग आप लोग करने वाले हैं, किन मुद्दों पे चर्चा होने वाली है इस मीटिंग में? कोई विशेष नहीं है, हम सब लोग निर्दलीय साथी मिलते रहते हैं और कल भी हम लोग मिलने का हम लोगों ने तय किया है। कोई खास एजेंडा नहीं है, लेकिन हम मिलेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। कोई विशेष मुद्दा कल का नहीं है। जिस तरह की मांग उठ रही है प्रदेश में कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां जल्दी होने चाहिए, आप उससे सहमत हैं? क्या वास्तव में देरी हो रही है? मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये सब चीज़ें ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे और राजनीतिक अनुकूल परिस्थितियां होने पर उनका मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जहाँ तक राजनीतिक नियुक्तियों का सवाल है, राजनीतिक नियुक्तियां तो रोज हो रही है। अब जो लोग ये राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट साहब, वो किन राजनीतिक नियुक्ति की बात कर रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। सब अभी नगर पालिका, नगर परिषदों में मेंबर्स का उनका मनोनयन हो रहा है, उनमें सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का उनका चयन किया जा रहा है, उनको मनोनयन किया जा रहा है। वो डेडिकेटेड वर्कर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, उन लोगों का अभी उनको राजनीतिक नियुक्तियां दी जा रही है। पायलट साहब किन राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, तो समझ से बाहर है। आज तक पायलट साहब ने कोई राजनीतिक नियुक्तियों के लिए, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ना तो कोई सूची दी है, ना कहीं कोई प्रेस मीडिया के सामने बताया है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी जो बात कर रहे हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तो वहीं निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने कल होने वाली मीटिंग को लेकर कहा कि यह समय कोरोना से जंग लड़ने का है और अभी मंत्रिमंडल विस्तार करने का उचित समय नहीं है। साथ ही उन्होंने कोरोना काल सीएम अशोक गहलोत ने किए कामकाज की तारीफ भी की। काल में जिस तरह से सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने काम किया है, तारीफ काबिल है। साथ के साथ ही मैं एक बार निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बार बार चर्चाएं होती हैं, ये उचित समय नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का। अभी तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने तीसरी लहर की आशंका जताई है, उसके लिए सारे विधायक और सांसदों को मिलकर के तीसरी लहर का सामना करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री जी का सहयोग करके
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सहयोग करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की चिंता की